तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट्स की कॉम्बिनेशंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने सीखा था। कुछ प्लेट्स दिए थे और उन प्लेट्स को कुछ टर्मिनल से कनेक्ट किए थे, बाकी कुछ प्लेट्स को सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए थे और फिर उस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमने डिटेल से डिस्कस की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक था और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे लोगों को बनाने में थोड़ी परेशानी होती है और अब आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके बहुत सारे सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस सजाने की विधि आपको तरीका से मालूम हो तो चीज़ें बहुत आसान है। आज की हम लोग की क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास हम लोग की डाई इलेक्ट्रिक पर आधारित है। डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता हो। इस तरह के मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या कह सकते हो कि बहुत 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 कम होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। कोई भी मटेरियल आप लो, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सभी मटेरियल एटम से बने हैं। हर एक मटेरियल हर एक एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हर एक एटम में है। लेकिन कुछ एक एटम के जो चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और पूरे वॉल्यूम में वो मंडराते रहते हैं इन रैंडम मोशन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस तरह की बिहेवियर रखने वाली मटेरियल को हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। और वही जो रैंडमली मोशन मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में सहायक होते हैं। और जिसमें इस तरह की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या सारे इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट के चारों ओर नाचने में ही अपने आप व्यस्त रखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सहायक नहीं हो पाते। और ऐसा ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरा को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब हुआ नॉन पोलर, पोल नहीं है। दो डिफरेंट चार्जेस जो हैं, है ना, आपस में पोल नहीं बना पाते हैं, माने छोर नहीं बना पाते हैं। अब पोलर का मतलब हुआ कि डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो छोर बना पाते हैं। अपोजिट चार्जेस कह सकते हैं, डिफरेंट नहीं, अपोजिट चार्जेस जिसमें वो छोर नहीं बना पाए आपस में, वो नॉन पोलर हुआ। जिसमें छोर बना पाए वो पोलर हुआ। तो इसका अगर हम एक डिफिनेशन दें कि जिस मटेरियल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाता है, वैसे मटेरियल को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जिस मटेरियल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करता, कुछ गैप रहता है दोनों के बीच, तो वहां वो कहलाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसके कोइंसाइड कर जाएं तो वो कहलाएंगे नॉन पोलर, पोल नहीं बना पाए, एक ही जगह पर आ गए। और जिसके कोइंसाइड नहीं कर पाए, बीच में दोनों के बीच थोड़ी सी गैप रह गई, तो वो कहलाता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल।
ये दो प्रकार के हैं। जो मोनो एटॉमिक मटेरियल होता है, मोनो एटॉमिक सब्सटेंस जो होते हैं वो जनरली एटम से बने रहते हैं, है ना। तो एटम के न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स हैं, तो उसकी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गए न्यूक्लियस के केंद्र में, है ना। और उस एटम के चारों तरफ, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्किल का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है, तो उसको वो भी कोइंसाइड कहाँ कर जाएगा, न्यूक्लियस के सेंटर में। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका भी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहेंगे, वो भी है कहाँ, तो न्यूक्लियस के सेंटर में। और जो उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उसका भी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो भी है न्यूक्लियस के सेंटर में। तो एटम की जो भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज हैं, उन दोनों के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गए। तो मोनो एटॉमिक जितने भी मटेरियल होते हैं, तो वो सारे के सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। अब दूसरी तरफ बात कर लीजिए पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक कह सकते हो, या पॉली एटॉमिक जो मटेरियल होते हैं, वो बेसिकली मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिल करके बने रहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल्स की सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फैमिली में। और जिसके कोइंसाइड नहीं करेंगे वो आपके रहेंगे किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बातें सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, ताकि सेंटर ऑफ चार्ज ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा और कौन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो चलिए हम थोड़ी सी बातें सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में समझते हैं, अब फिर हम आगे बात करेंगे। सेंटर ऑफ चार्ज ये एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर हम टोटल चार्ज को एज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर वो कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास की तरह, है ना। इट इज ए पोजीशन वेयर टोटल चार्ज may be assumed to be concentrated and generally decided by, है ना, generally decided by the position of center of mass। जो सेंटर ऑफ मास के ही पोजीशन पर ये अपना पोजीशन बनाता है। इसके लिए अलग से सेंटर ऑफ चार्ज का, सेंटर ऑफ मास का अलग अलग नहीं है। जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहीं सेंटर ऑफ चार्ज बेसिकली होता है इन जनरल। जैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, है ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे, तो इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो सेंटर ऑफ मास होंगी वही इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका क्या डेफिनेशन दोगे, तो सेम डेफिनेशन, it is the center of mass of negatively charged particles। है ना, जो भी है,
हम यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, यही बेसिकली काम करते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन लिख देते हैं, यही बेसिकली काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि ये है आपकी चार्ज रिंग, इट इज ए चार्ज रिंग। इसके चार्ज सतह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगी, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे होंगे सेंटर ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहलाता। एक एग्जाम्पल ये देखिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसी रिंग का ही कंसिडर करते हैं, सपोज करो दिस इज व्हाट इज इट, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा? मान लो कि ये अगर एक्सिस सिस्टम पर पड़ा हुआ है, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस और इसका रेडियस है आर, तो इस रिंग की जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वहीं उसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा, दिस इज ए सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज यहां होगा। और इस सेंटर ऑफ चार्ज का कोऑर्डिनेट अगर हमसे लिखा जाए तो ये हो गया x का 0, x का 0 और y का ये वाली दूरी कितना होगा, तो 2r/π। ये सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने सीखा था 2r/π। तो इसका हम कोऑर्डिनेट इस तरह से लिख सकते हैं 0, 2r/π। ठीक है। तो इसी तरह हम सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का। अब अगर हम आपसे इस सेंटर ऑफ चार्ज को इस्तेमाल करके अगर हम आपसे पूछते हैं, एक सवाल लेते हैं, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम सोन। तो हम यहाँ कुछ चार्जेस सिस्टम देंगे, आपको उस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट निकालनी है। डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है, तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के काफ़ी करीब रहता है तो डाइपोल मोमेंट का निर्माण होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर हम एक ये ले लेते हैं, सपोज करो ये एक आपकी सेमी सर्कुलर रिंग है और इस रिंग में चार्ज है प्लस मान लेते हैं, और इसके रेडियस r है और ये सेंटर है और यहाँ पर चार्ज है माइनस। इसकी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और इसकी नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है और इसका रेडियस है r। और हमसे पूछता है कि बताइए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट तो हम लोग नॉर्मली जो पढ़े थे, एक पॉइंट चार्ज प्लस एक पॉइंट चार्ज माइनस के बीच की दूरी जो भी होती है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन बनती है और पॉजिटिव चार्ज गुना दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डायरेक्शन बनता है। यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ एक पॉइंट चार्ज तो माइनस के रूप में है, प्लस चार्ज उतना ही है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसे पॉइंट चार्ज बनानी है तो बना करके कहाँ रखेंगे, तो बना करके हम उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रखेंगे। और सेंटर ऑफ चार्ज रिंग का कहाँ होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का, तो वहीं होगा जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये हुआ आपका माइनस क्यू चार्ज। और इसका जो सेंटर ऑफ मास की अगर हम चर्चा करें सेमी सर्कुलर रिंग की, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा। और ये कितना दूरी पर होगा, तो ये दूरी होगा 2r/π दूरी पर होगा, ये वाली दूरी 2r/π दूरी पर होगा, इसका रेडियस r है। तो यहाँ पर यहीं पर इसी पॉइंट पर ये टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड हम मानेंगे और ये हम मानेंगे कि यहाँ प्लस क्यू है और इसकी बीच की दूरी को बोलेंगे 2r/π, ये दूरी बोलेंगे। और अब आप इसका डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो।
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस दैट इज 2r/पाई। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 2r/पाई, दिस मच। ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में। सपोज करो ये एक फुल रिंग है और इस रिंग का आधा जो इधर वाला पार्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है और आधा पार्ट इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इधर में -q चार्ज है, इधर में +q चार्ज है। रेडियस इसका r है, इसका जो रेडियस है r है। बताना है कि इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, किधर होगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि ये जो हाफ सेमी सर्कुलर रिंग हुआ जिसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होना चाहिए? तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ होना चाहिए। और यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो यहाँ से 2r/पाई दूरी पर होना चाहिए। और ये हो जाएगा +q, क्योंकि ये प्लस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा? तो यहाँ पर होना चाहिए, -q चार्ज होगा। और यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? तो यहाँ से फिर वही 2r/पाई दूरी पर होगा। तो आप यहाँ गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये -q चार्ज यहाँ पे, +q चार्ज यहाँ पे, और इसकी दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ कहेंगे कितना? तो 4r/पाई। और इसका डायपोल मोमेंट का नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन गया और इसका मैग्नीट्यूड होगा 4r/पाई, इस तरह। तो इस तरह हम किसी भी डायपोल मोमेंट, एक तो पार्टिकल सिस्टम का रहता है जो कि हम लोग सीखे हुए हैं डायपोल मोमेंट में, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। और सेंटर ऑफ चार्ज की सहायता से भी हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चार्ज बॉडी इंक्लूड हो और डायपोल मोमेंट की ज़रूरत हो तो आज जो हम लोगों की टॉपिक थी डाइइलेक्ट्रिक की, उस पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग इससे ये समझ गए हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक की। डाइइलेक्ट्रिक की डाइइलेक्ट्रिक जैसा कि हमने आज बताया भी कि ये एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है। इट इज एन इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग material having no free electrons, hence do not conduct electricity। और इस तरह के मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दिस इज नॉर्मल, एक डिफिनेशन हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में दिया। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? तो आप इतना बात लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात की जाए, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक का नाम है नॉन पोलर, है ना। टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। एक का नाम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए हम इन दोनों को एक एक करके साइड बाय साइड देखते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इसको हटाते हैं और हम एक
लाइन खींचते हैं, एक साइड बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और दूसरा साइड बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। तब तो बहुत सारी बातें आप खुद बोल सकते हो। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाबू किसे कहेंगे? कुछ कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं तो बोलिए। If the center of positive and negative charges coincide at a point, then the material, the dielectric material है ना, thus called non-polar। यही बात आपको हमने बोला था, आपको यही बातें अपनी भाषा में लिखनी है। पोलर क्या होगा? इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges do not coincide at a point, then the material thus called polar dielectric। ये तो बातें हो गई कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। दूसरा, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, है ना, इट मे बी मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मटेरियल। लेकिन ये जो है ना, इट मस्ट बी पॉलीएटॉमिक मटेरियल, पॉलीएटॉमिक या है ना डायाटॉमिक, है ना। हम लोग मोनो, डाया और पोली तीन पढ़े हैं ना, तीन कैटेगराइज किए हुए। मोनो तो हो गया सिंगल, डाया मतलब दो, और पोली का मतलब हो गया दो से ज़्यादा। तो इट मस्ट बी डाया एटॉमिक और पोली एटॉमिक, है ना, मटेरियल, ऐसा। क्योंकि इसी मटेरियल की जो पॉजिटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं करेंगी। और ये कोइंसाइड करने का वजह क्या है ना, इस तरह के कोइंसाइड करने का वजह है उसकी जो सिमेट्रिसिटी है, शेप की सिमेट्रिसिटी है, उसकी वजह से कोइंसाइड नहीं करता, क्योंकि वो जो शेप है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है और इसके जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये आपकी रिंग है, रिंग की पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रिंग की पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा? सेंटर पर। और यही सेंटर पर मान लो कि निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज भी सेंटर पर आया और नेगेटिव चार्ज तो वहीं पर है ही। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका नॉन पोलर। या अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी हो गई दो कंसंट्रिक हम सर्किल बनाए, एक में चार्ज दिया प्लस
एक में बाबू चार्ज दिया प्लस और दूसरा में उतना ही चार्ज दिया माइनस, माइनस, ये हुआ प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, तो इसका देखो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आया, तो सेंटर पे। इसका भी सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आया, सेंटर पे। दोनों कोइंसाइड कर गए, और कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन पोलर है। कोई भी ऐसी व्यवस्था बन जाए चार्जेस की जहां पर के सेंटर ऑफ चार्जेस कोइंसाइड करने लग जाएं, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन पोलर है। और अगर कोइंसाइड नहीं करते हैं, थोड़ी सी गैप रखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर। जैसे कि एक चार्ज यहाँ पर हो गए माइनस क्यू, एक यहाँ हो गए प्लस क्यू, ये दोनों के बीच की, दोनों का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो एक पॉइंट पर नहीं है, तो ये हो गया क्या, ये हो गए आपके नॉन पोलर। या अभी अभी जो हमने एक बनाया, ये हो गए प्लस और एक यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ बनेगा, इसका सेंटर ऑफ चार्ज इसी पॉइंट पर ही है, तो ये दोनों की जो सेंटर ऑफ चार्जेज है वो कोइंसाइड नहीं किए, दोनों के बीच में गैप रहा, और ये कहलाएगा आपका पोलर। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बात करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि इस तरह की मटेरियल का डायपोल मोमेंट कितना होगा, अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसकी डायपोल मोमेंट बनेंगी, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था, पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, और अगर नहीं है तो डायपोल मोमेंट का इसका मान होगा 0। इट हैज नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, इट हैज नो परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, इसके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इसकी बात करते हैं, तो क्या इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, यहाँ पर भी इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ बनेगा, है ना, प्लस वाला, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बन जाएगा। तो इस तरह के पोलर और डाइलेक्ट्रिक में कुछ, है ना, इंट्रिंसिक भीतर ही भीतर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अंदर एक डायपोल मोमेंट क्रिएटेड रहते हैं। इट हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट टू ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में, जो भी मॉलिक्यूल है ना, जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं किए, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की एक डायपोल मोमेंट रहती है। तो ये हो गए दो प्रकार के पोलर और नॉन पोलर डायपोल मोमेंट। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, तो मटेरियल की, इसको हम ऊपर से हटाते हैं और फिर इसके बारे में लिखते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें, तो इन टोटल मटेरियल का चौथा, कि अगर हम इसी का एक सिंपल आपको दिखाएं कि ये आपके हो गए पॉइंट, और यहीं पर है प्लस और यहीं पर है माइनस, और ये कैसा हुआ, नॉन पोलर। ये बाबू कैसा हुआ, नॉन पोलर। ये है माइनस, ये यही पॉइंट पर, ये है प्लस, ये कैसा हुआ, नॉन पोलर। और इसी तरह के मटेरियल, प्लस पॉइंट पर है माइनस, प्लस इसी पॉइंट पर माइनस, माइनस इसी पॉइंट पर प्लस, ये पूरा, है ना, माइनस इसी पॉइंट पर है प्लस। ये हम बना रहे हैं एक मटेरियल जिसके, जो मटेरियल रिप्रेजेंट करेगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक यहाँ पर बना रहे हैं प्लस, इसी पॉइंट पर है माइनस। ठीक है, एक और बनाया यहाँ पर प्लस, इसी पॉइंट पर है माइनस, एक यहाँ पर बना रहे हैं प्लस, इसी पॉइंट पर है माइनस, एक यहाँ बना रहे हैं प्लस, ये इसी पॉइंट पर है माइनस। तो ये एक मटेरियल हुआ।
जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में जाना जाएगा। और इस केस में जो मटेरियल होंगे, यहां होंगे माइनस, यहां होंगे प्लस, ऐसे बीच में कुछ गैप होगा। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों के बीच में गैप होगा। लेकिन मटेरियल में कुछ टेम्परेचर होते हैं, और टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जो डायपोल मोमेंट तैयार किए हुए हैं, वो डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड नहीं रहते हैं। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ये जो डायपोल मोमेंट होते हैं रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अगर हम एक मटेरियल की बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल में इस तरह के डायपोल मोमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल्स में इस तरह के डायपोल मोमेंट है, लेकिन वो डायपोल मोमेंट जो है बाबू ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे किसी डायरेक्शन में यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस हो गया, इस तरह से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, इस तरह से प्लस है यहाँ माइनस हो गया, इस तरह से वो रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड है। एंड ये रेंडमली ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर। ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस तरह से हम यहाँ पर शो किए हुए हैं। ये एक ऐसी मटेरियल जिसके हर एक मॉलिक्यूल में देखिए डायपोल मोमेंट है, इसमें डायपोल मोमेंट है, इसमें डायपोल मोमेंट है, इसमें डायपोल मोमेंट है, सब में डायपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस मटेरियल में नेट डायपोल मोमेंट कितना है, तो आप मटेरियल में नेट डायपोल मोमेंट बोलेंगे 0। ठीक है, तो इसमें तो खैर कोई परमानेंट डायपोल, इसमें खुद अपना ही डायपोल मोमेंट नहीं है, इसके में भी अपना डायपोल मोमेंट नहीं है, तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट हो गई, नेट डायपोल मोमेंट ये तो 0 है ही, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मोमेंट 0 है। लेकिन यहां पर हर एक मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हैं, परंतु वो सारे डायपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड है। और इस तरह से, और ये रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड क्यों हुआ? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, the dipole moments are not aligned, ये अलाइनमेंट में नहीं है, and are randomly organized, और यही रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से, है ना, ये नेट डायपोल मोमेंट इन कोई भी वॉल्यूम में अगर कंसीडर करें, कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें, तो इस वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट मटेरियल में कितना होगा? तो 0, है ना, नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0। हेंस नेट डायपोल मोमेंट इन एनी वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल्स 0 होते हैं, इज 0। तो अभी भी इसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है इनिशियल जो 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक हैं। तो ये हो गए आपके नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, और ये हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हो गए आपके बाबू पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, आप थोड़ा सा जगह बना करके लिख देना, पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस when such type of dielectric is placed in external electric field। जब इस तरह के हम डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इसमें क्या बातें होंगी, लेट मी डिस्कस दैट। ओहो, इसको मिटा दिया, हम यहां पर फिर बनाना पड़ेगा माइनस,
माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये पॉइंट क्यों दिखा रहे हैं? ये पॉइंट दिखा रहे हैं कि इसी पॉइंट पर माइनस भी है, इसी पॉइंट पर प्लस भी है ना? ये बातें आपको समझनी है। और यहाँ पर हो गया आपके प्लस, ये पॉइंट पर प्लस है और इसी पॉइंट पर माइनस है। यहाँ पर प्लस, ये पॉइंट पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ही माइनस, इसी पॉइंट पर यहाँ पर माइनस है, इसी पॉइंट पर प्लस है। और ये एक मटेरियल है, और ये एक के ऊपर एक, एक के बगल में एक नहीं है, ये रेंडमली है, पूरी वॉल्यूम में है। ठीक है। हाँ, हम लोग चर्चा क्या करने वाले थे? हम लोग चर्चा करने वाले थे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छिप गया है, तो हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है। तो हम इस डिफिनेशन जो हमने दिया था इसको हम हटाते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ये आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और ये जो है आपकी पोलर डाइलेक्ट्रिक ही लिखा हुआ है। पॉइंट एक इसमें। तो अभी तो हम लोग इसके पहले ये समझे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके रूप रंग कैसे हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम उन दोनों में से दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। सपोज करो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा मटेरियल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ला के डाल दिए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। क्या होगा जरा इमेजिन करो कि अगर हम इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देते हैं तो क्या होना चाहिए, जरा सोचो। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो जितने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना। तो इस पर जो फोर्स लगाएगा, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। एक्चुअली में ये दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, ये दोनों प्लस और माइनस दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई की है तो ये पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर, ये पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा, सभी के सभी पर फोर्स लगाएगा। और इस तरह से पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा, है ना, पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा। ये दोनों चार्जेस जो है वो एक ही पॉइंट पर है, याद रखिएगा, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है। और फोर्स लगाकर दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेगा। और जब सेपरेट होगा तब कैसा लगेगा देखने में, देखिए तो जब फोर्स लगाएगा और सेपरेट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ हो जाएंगे। ये वाला कैसा होगा, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ हो जाएंगे, ऐसा। ये कैसा होगा, माइनस इधर प्लस इधर हो जाएंगे। ये कैसा होगा, माइनस इधर प्लस इधर हो जाएंगे। ये कैसा होगा, माइनस इधर प्लस इधर हो जाएंगे। ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही,
और इधर में यहाँ पर सॉरी प्लस पर फोर्स इधर, माइनस पर इधर लगेगा बाबू, प्लस पर फोर्स इधर, माइनस पर इधर लगेगा, प्लस पर फोर्स इधर, माइनस पर इधर लगेगा। तो प्लस आकर के यहाँ, माइनस आकर के यहाँ ऐसे हो जाएंगे, प्लस यहाँ माइनस यहाँ ऐसे हो जाएंगे। इस तरह से ये अपना जगह पकड़ लेगा और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन हो जाएगा, अपनी डिस्प्लेसमेंट ले लेगा। प्लस चार्ज इधर घसक जाएगा, माइनस चार्ज इधर घसक जाएगा। पहले ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही पॉइंट पर हैं, ये प्लस और ये माइनस एक ही जगह पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर खिंचाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर ठहलाएगा। तो ऐसा ना हो जाएगा, ये स्प्लिट ये कर जाएगा, ये दोनों अपनी जगह छोड़ देगा। प्लस इधर घसक जाएगा, माइनस इधर घसक जाएगा, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस तैयार हो जाएगा और तब अब ये एक डायपोल मोमेंट बनाने लग जाएगा। हर एक इंडिविजुअल ये एक डायपोल मोमेंट बनाने लग जाएगा, ये हर एक डायपोल मोमेंट बनाने लग जाएगा। ठीक है। और क्या ये दूरियां बढ़ती रहेंगी हमेशा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अभी भी ये हालत में करने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में अभी भी फोर्स लगाता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लगाना बंद कर देगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज इधर ही फोर्स लगाता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इधर फोर्स लगाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अप्लाइड है ही। लेकिन होता क्या है कि जब ये थोड़ी दूरी पकड़ लेता है तो पहले तो जब दूरी पकड़ लेता है तो क्या होता है कि ये माइनस और ये प्लस भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू चार्जेस की वजह से। ये प्लस और ये माइनस आपस में चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, बोलते हैं मेरी तरफ आओ, दूर मत जाओ, मेरे साथ में रहो, इस तरह से। और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप इधर लगाए हुए हो, एक्सटर्नल फोर्स आप कह सकते हो, इधर में एक्सटर्नल फोर्स आप कह सकते हो, ये एक्सटर्नल फोर्स इसको दूर करना चाहता है, विलेन की तरह काम करना चाहता है, और ये दोनों फोर्स इसको मिलाना चाहता है ना। और एक ऐसी पोजीशन पकड़ लेता है ये कि इन दोनों के जो आपस में अट्रैक्शन का फोर्स है और इन दोनों की जो सेपरेटिंग का जो फोर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाते हैं। और जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाता है तो ये एक खास दूरी पर जाकर के ठहर जाता है, अब वो और ज़्यादा सेपरेट नहीं होता। और इस अवस्था में ये जो है आपका मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है। तब इसके कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो उस वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से शो कर दे रहे हैं, है ना। अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हमने दिया था, ई नॉट लिखेंगे अब, है ना। पॉजिटिव and negative charges experience force in opposite direction में ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस some separation created between them, ठीक है। और तब इसके बाद अब इसके यूनिट वॉल्यूम में, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ही है, याद रखिएगा, और तब इसके यूनिट वॉल्यूम में एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके पहले इसमें डायपोल मोमेंट नहीं था, अब यहां पर पूरे वॉल्यूम में एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है। बात अब अगर हम यहां करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके पास तो पहले ही से हर एक में तो डायपोल मोमेंट था, हर एक में बाबू डायपोल मोमेंट था। क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनकी जो दूरियां हैं वो चेंज नहीं होंगी, जो इनके बीच की दूरी है प्लस माइनस का, वो ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब हर एक इंडिविजुअल डायपोल पर टॉर्क लगाता है, हर एक इंडिविजुअल डायपोल पर अब टॉर्क लगाता है। और टॉर्क की कोशिश क्या होती है, डायपोल मोमेंट को अलाइन करना, है ना। इसको ऐसे टॉर्क लगाएगा, ऐसे टॉर्क लगाएगा और इसको अलाइन करेगा, इसको ऐसे टॉर्क लगाएगा, इसको अलाइन करेगा, इसको ऐसे टॉर्क लगाएगा, अलाइन करेगा, इसको ऐसे टॉर्क लगाएगा और अलाइन करेगा।
और हर एक डायपोल को वो अलाइन करने का प्रयास करेगा, इस तरह से टॉर्क लगाकर अलाइन करेगा। और मामला अब कैसा बैठेगा, तब उसके बाद टॉर्क लगाने के बाद, अलाइनमेंट होने के बाद, अलाइन जब हो जाएगा, एक लाइन में ऑलमोस्ट जब आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पकड़ लेगा, प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, इस तरह से माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, 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 इस तरह से अलाइनमेंट पकड़ लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद इस तरह के अलाइनमेंट आ जाएंगे, और ये अलाइनमेंट होगा ड्यू टू टॉर्क प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो बना और इसमें जो ये घटना हुई और ये घटना हुई, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है कि फोर्स लग करके दोनों को सेपरेट किया, और इसमें क्या है कि फोर्स लग करके सेपरेट नहीं हुआ, फोर्स लगा और वो फोर्स टॉर्क पैदा किया और टॉर्क आकर के उसको अलाइन किया। तो आप कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द टॉर्क experienced by each teeny dipole, हर एक टीनी डायपोल पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, एंड दे अलाइंड, है ना, along the ई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसी के डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट पकड़ लेता है, और इस अलाइनमेंट पकड़ने की वजह से अब फिर इंटायर वॉल्यूम में इसमें भी एक डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। पहले क्या था कि नेट डायपोल मोमेंट का मान 0 था, क्योंकि रैंडम मोशन था, नेट डायपोल मोमेंट का मान 0 था। अब यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होगा, अब इसमें कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर भी, इसमें तो इंडिविजुअल में भी डायपोल मोमेंट नहीं था, तो पूरे वॉल्यूम में भी नहीं था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब इसमें भी डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर इस बात को लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम हटाते हैं। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पार्ट लिखते हैं, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आफ्टर अप्लाइंग electric field, there will be a net dipole moment in dielectric material, है ना। और यहां पर भी वही बात, यहां पर भी वही बात लिखेंगे, यहां पर भी वही बात लिखेंगे। दूसरा सेम, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ए नेट डायपोल मोमेंट इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस मटेरियल में, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डायपोल मोमेंट होगा। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की घटना क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक में फोर्स लग करके सेपरेट करके डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है, और दूसरा में टॉर्क लग करके अलाइनमेंट पकड़कर एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो हम यहां तक तो बात समझ गए कि दोनों के अलग अलग क्या रूप हैं, दोनों में कैसी कैसी बातें हुई ये हम समझ गए। अब हम, और इस घटना को क्या बोलते हैं जानते हैं? इस घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। इस घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आइए हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ये बातें हो गई, दो प्रकार की दो प्रकार की डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करने के बाद दोनों में क्या खास खास घटना हुई ये डिस्कस हुआ। अब देखिए पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एंड इसी के साथ एक और डिस्कस कर लेते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर,
P से हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अप्लाई करते हैं, when an external electric field is applied to a dielectric material, है ना, some charges induces at its extreme surfaces, है ना। अभी जो हम बनाएंगे, एक्सट्रीम सरफेस पर कुछ चार्जेस इंड्यूस्ड दिखते हैं, वहां पर कुछ चार्ज अपीयर होते हैं। दिस फिनोमेना and extreme surfaces and thus form a net dipole moment, है ना। और ये एक नेट डायपोल मोमेंट जो है वो तैयार करता है। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर देखो ध्यान से तो पता चलेगा, ये आपकी जो मटेरियल है, चाहे ये पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने अभी क्या देखा, स्थिति कैसा बना, तो यहाँ पर माइनस बना, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, है ना। इस तरह के अलाइनमेंट के साथ ये तैयार हुआ। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, 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 इस तरह से अलाइनमेंट बना। आप यहाँ गौर से देखोगे तो एक बात और यहाँ स्पष्ट होगा कि ये जो सतह, एक्सट्रीम सतह है, ये जो सतह है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, प्लस क्यू, और यहां पर एक माइनस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, इसका क्या नाम देंगे, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। ये कैसा चार्ज है, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। और ये चार्ज कैसा नेचर का है, तो बाउंडेड नेचर का है, इट इज नॉट फ्री, ये अभी भी बंधा हुआ है, आप इसको खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते, इट इज बाउंडेड। तो ये दोनों इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो बंधन में है, लेकिन इसके सतह पर यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये अपीयर हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम इतना वॉल्यूम को अगर देखें, इसके भीतर की इस वॉल्यूम को अगर आप देखते हो, तो इस वॉल्यूम में भी अभी भी चार्ज फ्री है, देयर इज नो चार्ज एट ऑल। नेट चार्ज का मान क्या हो गया, प्लस माइनस, नेट चार्ज का मान 0, और यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस चार्ज अपीयर हो रहे हैं। इन मटेरियल की इनसाइड की अगर हम बात करेंगे, तो इनसाइड मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, इनसाइड मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, तो इनसाइड मटेरियल में नेट चार्ज का मान अभी भी 0 है, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द मटेरियल, बट एट द सर्फेसेस, एट द एक्सट्रीम सर्फेसेस देयर इज चार्जेस, एंड दैट चार्जेस कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। और वो इंड्यूस्ड चार्ज बाउंडेड नेचर के चार्ज हैं, बंधे हुए हैं, उसको आप फ्री नहीं, मतलब कि उसको आप खींचकर बाहर नहीं कर सकते, दैट इज बंधे हुए हैं नेगेटिव के साथ। तो आप यहाँ पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना, अगर मान लिया जाए ये सतह, ये जो सतह है, ये जो अगर कोई स्लैब अगर ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसको कहते हैं, दिख रहा है ये, इसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कोई भी, और इस सतह का एरिया अगर हम एरिया ए ले लेते हैं, दोनों का एरिया अगर ए है, इसका भी एरिया ए है ना, तो इस चार्ज पर यूनिट एरिया को, इस सतह के एरिया को हम इसके चार्ज से भाग देंगे, तो सिग्मा आएगा माइनस में, और इसको नाम देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और ये भी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यू कैन से इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेसेस। ठीक है, तो ये चार्ज इंड्यूसेस होते हैं ड्यू टू एंड एट द डायपोल। सम चार्जेस इंड्यूसेस एट इट्स एक्सट्रीम सरफेसेस एंड डायपोल मोमेंट फॉर्म। दिस फेनोमेना है ना, इसी फेनोमेना को फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, चार्जेस पोलराइज्ड हो गए, प्लस चार्जेस एक जगह पकड़ लिया और नेगेटिव चार्ज एक जगह पकड़ लिया, और यही अलग अलग जाति के चार्जेस अलग अलग जाकर खंभों में बट गया, इस बोलते पोलराइज्ड हो गया, है ना। तो ये पोलराइज्ड हो गए, प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज यहाँ, और ये फेनोमेना को ही हम कहेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ पोलराइजेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। अभी हमने इस बात को समझा। बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो अब पोलराइजेशन वेक्टर जो P है इज डिफाइंड एज द नेट डायपोल मोमेंट, नेट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट आप यहाँ इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं, डायपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, नेट डायपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी डायपोल मोमेंट बनेंगी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर की अगर बात करते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर की बात करते हैं P, और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही ना है डेफिनेशन के अनुसार। तो देखो भाई डायपोल मोमेंट कहाँ है, तो डायपोल मोमेंट यहाँ, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम L नाम दे देते हैं, दिस इज L, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना। और तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, नेगेटिव से प्लस इधर ना, यही डायपोल मोमेंट बनेगा, ये डायपोल मोमेंट बनेगा, ये डायपोल मोमेंट बनेगा, नेगेटिव से प्लस की तरफ ये डायपोल मोमेंट बनेगा। और इसका मान कितना होगा डायपोल मोमेंट का, तो Q इंड्यूस्ड इंटू L, दोनों के बीच की दूरी L, बटा में वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L, दिस मच। तो A और L कट जाएगा, और चार्ज इंड्यूस्ड बाई एरिया, induced charge by area, that is surface charge density, that is P, surface charge density, that is sigma P. तो polarization vector is nothing but is the induced surface charge density, the magnitude of polarization vector Z है बाबू यहाँ, पोलराइजेशन वेक्टर is defined by induced surface charge density, induced surface charge density। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, तो मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कितना होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता
अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल होता तो मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम आंख बंद करके बोल देते जीरो होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल को रख देते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जीरो होते हैं। ये तो हम पढ़े हैं, कितना बार इस्तेमाल भी किए हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर मेरा ये प्रश्न है कि इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मटेरियल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, हम पहले इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे, जो चार्ज एपियर हुए इंड्यूस्ड चार्ज, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। बात समझिएगा इसको। मान लिया जाए कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल को पोलराइज्ड कर दिया। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज्ड कर दिया और पोलराइज्ड करने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज एपियर कराने लग गया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इसको हम Q के रूप में भी दर्शा सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज के रूप में भी दर्शा सकते हैं, या हम इसी को सिग्मा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, सिग्मा P के रूप में भी दर्शा सकते हैं। दिस इज अ सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी दर्शा सकते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि अगर ऐसी बातें हो गई हैं और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे इनसाइड दी मटेरियल। तो इस मटेरियल के अंदर में अगर हम बात करें तो यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और देखते हैं कि ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस इसको क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। ये ना इंड्यूस्ड चार्ज है। और ये माइनस क्या करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। और इस डायरेक्शन में, कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आप कह सकते हो कितना, इनसाइड द मटेरियल। चार्ज प्लस की बात करेंगे तो Q/2A/0 इधर में प्लस के कारण और माइनस के कारण भी इधर में ही, तो ये भी जुड़ जाएंगे Q/2A/0। ये समझ लो ना कि चार्ज का चादर की तरह काम करेगा, तो इसके वजह से इतना, ये भी एक चार्ज के चादर की तरह काम करेगा, इसकी वजह से भी इतना। और इसके मान आ गया है Q/A/0 और चार्ज है ना, इंड्यूस्ड बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, जिसको सिग्मा P/0 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसी को हम पोलराइजेशन वेक्टर भी कहे थे, तो पोलराइजेशन वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस मच। तो दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज appear on the surfaces of a dielectric slab when it is placed in external electric field। अब देखो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये अपियर हुआ, दैट इज P/0 कह सकते हो, या हम इसको तीन टर्म में बोल सकते हैं, सिग्मा P/0 या Q इंड्यूस्ड बाई A/0, कोई भी तीनों में से एक नाम बोल सकते हैं। और इसी के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल भी तो है, दैट इज E0 हियर, है ना। तो अंदर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आप कहोगे, इनसाइड कितना कहोगे, तो यहां पर हम कहेंगे E0 माइनस E इंड्यूस्ड, E0 माइनस E इंड्यूस्ड, और E0
ई नॉट, माइनस इंड्यूस्ड का मतलब इतना में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या ये जीरो है? क्या ये जीरो है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके मान कुछ ना कुछ हैं, ये जीरो नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर में एग्जिस्ट करते हैं। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है। तो इसको हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड reduced electric field, reduced electric field, है ना, inside material, inside dielectric material, dielectric material, ठीक है। इस तरह के कुछ टेक्निकल नाम हैं जो हमको याद आता रहा तो हम बोलते जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कितनी चार्ज इंड्यूस्ड होंगी ये हम पता लगाना चाहते हैं। हाउ मच विल बी द चार्ज इंड्यूस्ड, और ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। चलो इससे पहले ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी एक क्वांटिटी डिफाइंड होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आइए हम पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परिभाषित कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके चार्ज की मान कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, dielectric constant of dielectric material, it is defined as the ratio of applied electric field, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E नॉट, एंड net electric field inside the material। जो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसका रेशियो ये कहलाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई E इनसाइड। तो E इनसाइड कितना होगा इसको निकालने का एक और तरीका मेरे पास आया, दैट इज E नॉट डिवाइडेड बाई K, E नॉट डिवाइडेड बाई K। जैसे अभी हम लोग जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, E नॉट बाई K, यहाँ पर E नॉट बाई K लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस रिलेशन को हम आगे चल के एक क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो अभी हम लोग की चर्चा की बात है, अभी हम इतना बात समझ लेते हैं। ठीक है। तो हमने अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया है और ये मान है इतना। तो चलो हम उसको परिभाषित यहाँ कर ही देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, है ना। तो यहाँ हम एक बात, चूँकि बोर्ड पर है तो इसलिए हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होता है, इसको हम कैपिटल D से दर्शाते हैं, इसको बाबू कैपिटल D से दर्शाते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक? कुछ नहीं, देखिए मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने निकाला है वो क्या निकाला है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आया मेरे पास P बाई एप्सिलॉन नॉट, और P क्या है, तो P कुछ नहीं है, यह है पोलराइजेशन वेक्टर, और इसका मान कितना है, तो सिग्मा P है, दैट इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। बढ़िया, यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। क्या कीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए
और हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर में हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड मटेरियल में है वो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो मटेरियल के इनसाइड वॉल्यूम में है, ये आ गया यहाँ। माइनस पी को भी इधर ले आइए। सो ये जो टर्म है ये बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। तो इस केस में जो यहां पर इन दी एबव इक्वेशन, ये जो एबव इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन में जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, द टर्म एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड जो आया और प्लस जो पोलराइजेशन वेक्टर का मान आया, इन दोनों के सम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, तो आप इस कैपिटल डी वेक्टर को बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड प्लस पी, और ये बराबर हुआ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, दिस मच। तो दिस इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और आप यहाँ पर इसके बारे में कह सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अगर प्रॉपर्टी के साथ अगर दिया जाए तो उसके भीतर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बना, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में बना घटा करके, और उसमें एप्सिलॉन नॉट जो गुना करेंगे, और प्लस जो पोलराइजेशन का मतलब हुआ जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बना, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन क्या है, तो अगर हमसे पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, तो जैसा कि नाम सुनने में रह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मन करेगा कि मैकेनिक्स वाला जो है मीटर बोल दिया जाए, लेकिन ये मीटर नहीं है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो यूनिट बनेगा, ये देखिए क्या है, ये क्या है, P, दैट इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आप इसकी सहायता से बता सकते हो। ये C क्या है, कूलम है, कूलम है। M क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम बात करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाई ई से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाई ई से दर्शाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को चाई ई से दर्शाते हैं। अभी जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मटेरियल की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या बताता है मटेरियल के बारे में, ये क्या आखिर रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहता है कि एक मटेरियल कितनी हद तक पोलराइज्ड हो सकता है। अगर K का मान आप ज़्यादा और ज़्यादा रखोगे तो उसकी जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन मतलब क्या, सरफेस पर चार्ज इंडक्शन की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा। अभी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज इंड्यूस्ड कैलकुलेट करेंगे,
तो यहाँ पर वो जो K है वो बेसिकली बताता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल दैट रिप्रेजेंट्स द हाउ एक्सटेंट अ मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड, है ना। वो कितनी हद तक पोलराइज्ड हो सकता है, उसके सतहों पर कितने हद तक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ सकते हैं, ये बातों को वो K जो है वो डिफाइन करता है। चाई एम जो है, इसको सिंबल है चाई ई बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितनी आसानी से पोलराइज्ड हो सकता है। कोई मटेरियल ऐसा होगा जो मुश्किल से पोलराइज्ड होगा, कोई मटेरियल होगा जो बहुत आसानी से पोलराइज्ड हो जाएगा। तो जिसका चाइएम का मान ज़्यादा होगा वो आसानी से पोलराइज्ड होगा, जिसका चाइएम का मान कम होगा उसकी जो पोलराइजेशन की जो ये होंगी टेंडेंसी होंगी वो डिफ़िकल्ट होगा, टेंडेंसी कम होगा। वो नहीं चाहेगा कि हम पोलराइज्ड हों, वो नहीं चाहेगा कि मेरे सरफेस पर इंड्यूस चार्ज तैयार हो, है ना। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का यही है कि K जो है डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, ये बताता है कि एक मटेरियल कितनी हद तक पोलराइज्ड हो सकता है, और ये जो चाइएम बताता है कि कितनी आसानी से एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है पोलराइज्ड हो सकता है। तो आप यहाँ कह सकते हो इट रिप्रेजेंट्स हाउ इजीली a dielectric can be polarized in presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितनी आसानी से पोलराइज्ड हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं, ये भी पाए हैं, जब हम पोलराइज्ड करते हैं तो ये हम पाए हैं, इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया है कि द पोलराइजेशन जो बना, पोलराइजेशन वेक्टर जो बना, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बना, पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to, है ना, proportional to the net electric field inside dielectric material, net electric field inside material, net electric field inside material। ठीक है, मतलब कहने का कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है P, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर में रहेगा, पोलराइजेशन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर तो चाई एम लिखते हैं, चाई ई लिखते हैं, और एक एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दो यहाँ पर देखोगे तो हमने क्वांटिटी डी इंड्यूस किया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर। एक तो चाई ई रिप्रेजेंट करने वाला जो मटेरियल को बताता है, और एक है ये। और ये क्यों लाए हैं, देखो चाई ई जो है इट इज़ चाई ई जो है ना, ससेप्टिबिलिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, आगे चल के प्रूफ भी होगा। अभी आप ये समझिए कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो ये देखो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या इसमें यूनिट आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। तो इसकी यूनिटलेस डायमेंशनलेस की स्थिति बनी रहे, उसके लिए हम इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे
और देखिए क्या मान आता है, यही चाई एम का मान निकालेंगे। तो P का मान हम लोग निकाले थे, P का मान हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए तो हम लोग P E इनसाइड का मान जो है वो बताए हैं क्या, E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना है इनसाइड का मान इतना। और हम जो है इसकी जगह पर नहीं P का मान ला करके यहाँ रखते हैं। P का मान बताइए क्या होगा, P का मान या P बाई एप्सिलॉन नॉट का ही मान यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं, P बाई एप्सिलॉन नॉट चाई E इनसाइड, ठीक है। तो P बाई एप्सिलॉन नॉट का ही मान अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, P बाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो ये हो जाएंगे E नॉट माइनस E इनसाइड, E नॉट माइनस E इनसाइड, यहाँ पर इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, दैट इज दिस। और अब हम मान यहाँ पर ला के रखेंगे, इसको हम हटाते हैं। तो बताइए यहाँ पर रखने पर क्या होगा, तो E नॉट माइनस E इनसाइड इसकी जगह पर इज इक्वल टू चाई E इंटू E इनसाइड, दिस मच। और दोनों साइड E इनसाइड से आप डिवाइड कर दीजिए, तो E नॉट बाई E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड -1 बाई चाई। और देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इसी को तो हम लोग K बोले थे, K-1 चाई। और यहाँ से K बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस चाई। K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, तो ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस ही होगा। तो दिस इज द रिलेशन। अगर आपको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है और किसी भी मटेरियल की, और आपको उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी हुई है, तो कुछ नहीं, एक घटा दीजिए, आपको उसका मान निकल जाएगा। वैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक रिलेशन डिराइव करने पूछता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यही रिलेशन है, बस यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, आपके मान यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम जो इंड्यूस चार्ज की बात किए हैं, जो सतह पर, जो स्लैब के सतह पर जो चार्जेज अपीयर हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड करने पर, अब हम उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं हम। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए इंड्यूस्ड चार्ज या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये निकालते हैं। तो क्या करते हैं इस केस में कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का एक सोर्स तैयार कर लेते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, है ना। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करें, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देयर इज अ चार्ज प्लस Q एंड इट इज अ चार्ज माइनस Q। ये चार्ज एक्सटर्नल फ्री चार्ज है, दिस इज फ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। और इसी के रीजन में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
ये भरा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। घटना भीतर में क्या होता है ये हमने बताया है। ये दोनों मिलकर क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो Q बाई प्लेट एरिया, अगर हम A ले लेते हैं, प्लेट एरिया A, इसका भी सतह का प्लेट एरिया A ही है, सरफेस एरिया A ही है, तो हो जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस के कारण और माइनस के भी कारण इधर में ही, तो प्लस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाइनल इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अगर इसका मान सिग्मा में दिया हुआ है, सिग्मा में दिया हुआ माइनस सिग्मा, और ये है प्लस सिग्मा, है ना, तो आप इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, चार्ज बाई एरिया सिग्मा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होकर गुजरता है तो भीतर में क्या क्या घटनाएं होती हैं। अगर वो नॉन पोलर है तो जो उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस करेंगे, और अगर ये पोलर है तो उसके डायपोल्स, जो छोटे छोटे डायपोल जो रेंडमली ऑर्गेनाइज थे, उस पर टॉर्क लगेंगे और वो अलाइनमेंट पकड़ेगा, और यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस ऐसा जगह पकड़ेगा। बीच में भी होंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस अपना बनेंगे। वो सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ जो चार्जेस बने हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, एंड दिस इज इन बाउंडेड फॉर्म। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, नेगेटिव में बाउंडिंग फॉर्म में। और इसका अगर हम एरिया से भाग दे देंगे तो दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, हियर इट इज। ठीक है, बढ़िया। और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम दिए थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बनेगा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से Q इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। फाइनली यही आया था, क्योंकि ये भी इधर बनाएगा, ये भी इधर बनाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे इसी तरह से, मान इतना ही आएगा। और सिग्मा के टर्म में अगर बोला जाए तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये तो कट गया, सिग्मा के साथ चला गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बढ़िया। तो ये हुआ इसके भीतर में एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन चार्जेस के द्वारा, इस प्लेट जो चार्ज बाहर में प्लेट रखा हुआ उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इसके कारण एक चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और भीतर में अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना बनेगा, तो अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड, अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर ये हुआ ई नॉट का मान हम निकाले हुए हैं, दैट इज Q, चार्ज के टर्म में चलो बात कर लेते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस इंड्यूस्ड की बात करते हैं, तो इंड्यूस्ड का मान हो गया Q इंड्यूस्ड बाई A एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, इट इज ई नॉट बटा में K, याद होगा, है ना। ठीक है, हम लोग K के बारे में पढ़े थे ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोल सकते हैं, तो K नीचे आ जाएगा, ई नॉट बाई K आ जाएगा। और ई नॉट का मान हम यहीं पर लगे हाथ रख देते हैं, ई नॉट का मान दैट इज Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट का मान। तो यहाँ से देखो A एप्सिलॉन नॉट आपके दोनों साइड में है, कट गए। हमको ये निकालनी थी, तो हम ये इधर भेज देते हैं, तो Q इंड्यूस्ड का मान कितना आएगा, Q बाई K उधर भेज देते हैं, Q एक यहाँ है तो कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई K। दिस इज द
induced charge appear on the surface. This is. और दोनों साइड अगर हम एरिया से भाग दे देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा 1 - 1/k। और यहां से आपको पता चल जाएगा स्पष्ट कि जितना ज़्यादा हम k का मान लेंगे इंड्यूस चार्ज का मान उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो k क्या बताता है, कितनी हद तक एक मटेरियल जो है वो पोलराइज्ड हो सकता है या कितनी हद तक एक मटेरियल में इंड्यूस चार्ज बन सकता है। तो जितना ज़्यादा k होगा, तो सबसे ज़्यादा k किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा k मेटल का होता है। तो उसमें पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा पोलराइजेशन और किसी दूसरे मटेरियल में नहीं होता। और कितनी उसमें होती हैं, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो उसका k इन्फिनिटी हुआ तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो इंड्यूस चार्ज का मान q के बराबर या इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का मान, है ना, अप्लाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो मतलब कि जितना हम चार्ज बगल में रखेंगे उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ये तब होगा जब वो मटेरियल कंडक्टर हो। डाइलेक्ट्रिक के केस में तो उसका मान उससे कम होगा, ठीक है। और इंड्यूस चार्ज का मान कभी भी, ये जो चार्ज बगल में रखें इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इसकी एक सीमा है, मैक्सिमम इंड्यूसिंग चार्ज के ही बराबर इंड्यूस चार्ज हो सकता है, या नहीं तो हमेशा उससे कम ही होगा। ये सारी बातें, और ये बातें हम पहले बहुत बार, कई बार वीडियो में बता चुके हैं। तो ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यहाँ से हम निकाल लिए हैं। अब हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करते हैं, वो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की ताकत, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की ताकत, मतलब कहने का कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। सपोज करो कि कोई एक पोलर या नॉन पोलर जो भी है, एक डाइलेक्ट्रिक है ना, एक माइनस है एक प्लस है ना, ये है ऐसा। ये तो हो गया आपका पोलर, और एक ले लेते हैं इसी पॉइंट पर है माइनस और एक प्लस, ये हो गया नॉन पोलर। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो नॉन पोलर और डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ी देर के बाद ये रूप पकड़ लेगा। ये इधर प्लस आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये रूप पकड़ लेगा। ये दूर नहीं है, ये एक ही जगह पर है ना। यहीं से ये इधर जाएगा, यहीं से ये इधर जाएगा, ये समझिएगा। हाँ, थोड़ा सा हम ऊपर नीचे लिखे हैं और तीर दिखा दिए तो लगेगा कि ये थोड़ा दूर है। ये थोड़ा दूर नहीं है, एक ही जगह पर है। इसीलिए तो ये नॉन पोलर कहलाता है, क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। तो थोड़ा देर के बाद ये रूप में आ जाएगा। तो हम इसको हटाकर अब इस रूप की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, इस प्लस पर एक इस दिशा में फोर्स लगाएगा और इस माइनस पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का मान कितना होगा, तो जो भी इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, दैट इज फोर्स का मान हो जाएगा वही Q इंटू ई होगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं। जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ना, उसको बढ़ाते हैं। तो ये अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फोर्स के मान भी जो है बढ़ेंगे। भीतर में मटेरियल भी, ये प्लस ये माइनस भी आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। ये भी आपस में दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, अपनी जो चार्ज की ताकत है उससे ये दोनों खींच रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो ज़्यादा ताकत है, हम उसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं।
और हम इसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से क्या होगा कि ये दोनों के सेपरेशन बढ़ेंगे, खिंचाव होगा, है ना। जैसे ये दोनों के बीच मान लो कि एक धागा का ताकत है और ये हम इसको खींच रहे हैं तो धागा में एक तनाव आएगा और हम बढ़ाएंगे, है ना। तो इसके बढ़ने से ये फोर्स के मान बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से और फोर्स के मान बढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये जस्ट अब टूटने की स्थिति में आ जाएगा। मतलब कि ये प्लस इधर और ये माइनस इधर भागने की स्थिति में आ जाएगा। और जब ये मान लो ब्रेक डाउन हो गया, ये अगर टूट गया तो फिर अब ये प्लस अलग और माइनस अलग हो जाएंगे और माइनस तब वो फ्री हो जाएंगे वॉल्यूम में मूव करने के लिए। और तब ऐसा जो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है अब वो कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अब बंधे हुए नहीं हैं। दे ऑल आर बिकम फ्री, बंधन मुक्त हो गए। और बंधन मुक्त किसने किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पर, जिस मान लो ES एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मात्रा है जब ये दोनों के बीच के बंधन बस अब जस्ट टूटने वाले हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये दोनों चार्ज आपस में बंधे हुए रहने की ताकत लगाया। हम नहीं टूटेंगे, हम अलग नहीं होंगे। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये अपने आप को अपने भीतर बर्दाश्त किया और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे टूट जाएगा बेचारा। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक ताकत कितनी हुई? तो ताकत यही है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द ब्रेकडाउन हैपेंस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो आप इसको यूं कह सकते हो, इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, applied electric field to a dielectric material at which the breakdown occur and material loses its insulating property। जिस पर यह ब्रेकडाउन हो जाता है और मटेरियल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है, खो देता है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। या आप यूं कह सकते हो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच the dielectric breakdown just take place. Dielectric breakdown just take place is called dielectric strength। अब दोनों में से जो भी बोलो, मिनिमम के साथ लगा के बोलो, मैक्सिमम के साथ लगा के बोलो, बात बराबर है। तो हम क्या लगा के बोलो? सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ applied electric field at which a breakdown occur in dielectric material called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर ब्रेकडाउन होता है, उसके प्लस और माइनस की जो बंधन है वो टूट जाती है और टूटने जाने के बाद जो मटेरियल है उसमें फ्री चार्जेस जो हैं वो अब अवेलेबल हो जाते हैं और तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अपने आप को वो एक योग कर लेता है। ठीक है, यही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इट्स वैल्यू, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, इट्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, आपको याद नहीं रखना है आर डिफरेंट, ये आपको याद नहीं रखना है कि अलग अलग मटेरियल का क्या क्या होगा, है ना। सबकी अपनी अपनी ताकत है, उसके अनुसार वो टूटेगा। और अगर हम इसकी SI यूनिट पूछें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर SI यूनिट पूछें, इट्स SI यूनिट क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की SI यूनिट पूछे क्या बोलेंगे? तो इसका आप बोलेंगे न्यूटन पर कूलम। आप इसके सहायता से डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट आप समझ लीजिए न्यूटन पर कूलम। क्यों? इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वही इसका भी यूनिट होगा। याद रखिएगा, एक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, और यहाँ है एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट हैज़ यूनिट, इट हैज़ डायमेंशन। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर की बात करें, हवा, क्या हवा मेरा कंडक्टर है, इंसुलेटर है? जो हवा में हम रहते हैं वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है? तो आप कहोगे कि सर ये इंसुलेटर है। माने क्या हवा के माध्यम से बिजलियाँ चलती हैं? क्या चल सकती हैं? बिल्कुल चल सकती हैं, चलती भी हैं। वो जो बिजली कड़कती है ना, वो हवा में ही बिजली का एक मोशन होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो खरे खरे झटका लगता। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, परंतु इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अगर हवा में ब्रेकडाउन कर दिया जाए। हवा में ब्रेकडाउन कब होगा? तो हवा में जो हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर हम उससे ज़्यादा हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो हवा में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? तो हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, है ना, और वोल्ट पर मीटर। तो 3 बहुत बड़ा अमाउंट है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जब अप्लाई होगा हवा में, तब हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसकी डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर है, वो समाप्त हो जाएंगी और वो अब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में काम करेगा और वो तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकेगा, है ना। तो हवा एक इलेक्ट्रिक विंड चला सकता है, और हवा एक इलेक्ट्रिक जो हवा है, इलेक्ट्रिक विंड जो वो फ्लो करवाएगा, वो तब होगा जब ब्रेकडाउन होगा उसमें। और इसी ब्रेकडाउन होने से कोरोना डिस्चार्ज पैदा होता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, और अगले ही क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर इंक्लूडिंग कोरोना डिस्चार्ज। सो इट इज़ ऑल फॉर द डे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई, परंतु इस क्लास में हम पूरी तरह से एक पूरी डायलेक्ट्रिक को समझ पाए हैं और पढ़ पाए हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।